गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का दूसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं। पॉलन ग्रेन से स्टार्ट करेंगे। पॉलन ग्रेन जो होता है हमारा वो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन है तो अगर पूछा जाए यहाँ पे कि फीमेल गैमेटोफाइट क्या होगा तो हम कहते हैं कि वो एम्ब्रियोसेक होता है। फीमेल गैमेटोफाइट क्या होगा? एम्ब्रियोसेक होगा। तो याद रखना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मेल गैमेटोफाइट बताओ तो मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन, फीमेल गैमेटोफाइट बताओ तो एम्ब्रियोसेक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखो कुछ फोटोग्राफ्स स्कैन करके लगाए गए हैं और लिखा गया है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। माइक्रोग्राफ का मतलब होता है कि फोटोग्राफ जिसे आपने माइक्रोस्कोप के मदद से खींचा हो। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का मतलब क्या हुआ कि ये सब फोटोग्राफ्स जो दिखाई गई हैं इन्हें हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से खींचा है। तो पॉलन ग्रेन ही है ये सब। पॉलन ग्रेन के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग शेप हैं और साइज हैं। तो पॉलन ग्रेन जनरली पाए तो कई वैरायटी में पाए जाते हैं, परंतु जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो स्फेरिकल होते हैं। पॉलन ग्रेन जनरली स्फेरिकल होते हैं। 25 से 50 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है। पॉलन की जो वॉल होती है, पॉलन वॉल की जो लेयर होती है, पॉलन वॉल होते हैं ये 2 लेयर की होती है, 2 लेयर होती है। ठीक है, पॉलन वॉल 2 लेयर होती है। पॉलन वॉल 2 लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर होती है वो बना होता है एक्जाइन से, वो बना होता है एक्जाइन से। और जो इनर लेयर होती है वो बनी होती है इंटाइन से, वो बनी हुई होती किससे? इंटाइन से। इनर लेयर जो होती है पॉलन ग्रेन की किससे बनी हुई होती है? इंटाइन से। ठीक है, तो एक्जाइन जो होता है बेटा, एक्जाइन किससे बना हुआ होता है? आउटर लेयर जो होता है इसको एक्जाइन बोल दिया हमने, इनर लेयर जो होता है इसको इंटाइन बोल दिया। ठीक है, इंटाइन बोल दिया। तो जो एक्जाइन होता है बेटा, एक्जाइन बना हुआ होता है स्पोरोपोलिनिन से। स्पोरोपोलिनिन से एक्जाइन बनता है। और वहीं इंटाइन जो होता है बनता है किससे? इंटाइन बनता है, इंटाइन बना हुआ होता है पेक्टोसेलुलोज से, पेक्टोसेलुलोज से। तो याद रखना, इन मतलब इनर लेयर। ठीक है, तो पॉलन वॉल जो होती है वो 2 लेयर की होती है। बाहरी लेयर को बोलते हैं एक्जाइन और अंदर के लेयर को बोलते हैं इंटाइन, अंदर के लेयर को बोलते हैं इंटाइन। तो एक्जाइन किससे बना हुआ होता है? स्पोरोपोलिनिन से। और इंटाइन किससे बना हुआ होता है? पेक्टोसेलुलोज से। स्पोरोपोलिनिन जो होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉसिल करेक्टर या फॉसिलाइजेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का जो फॉसिल करेक्टर होता है वो स्पोरोपोलिनिन के कारण ही होता है, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड करने के लिए अभी तक कोई एंजाइम हमें नहीं पता है, कि कोई ऐसा एंजाइम हमको नहीं मालूम जो कि स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके। स्पोरोपोलिनिन हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली सबको टॉलरेट कर सकता है। एक्जाइन निश्चित रूप से स्पोरोपोलिनिन से ही बना हुआ है, लेकिन एक्जाइन जैसे मान लो ये तुम्हारा पॉलन ग्रेन है, अंदर के पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस हो गया है, ये अंदर क्लियर हो गई, ये बाहर क्लियर हो गई, ये बाहर क्लियर हो गई। तो हर जगह तो स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जा रहा है, हर जगह स्पोरोपोलिनिन तो नहीं पाया जा रहा है। तो जहाँ जहाँ स्पोरोपोलिनिन अब्सेंट है उस रीजन को बोल देते हैं जर्म पोर। उस रीजन को बोल देते हैं बेटा जर्म पोर बोल देते हैं उस रीजन को हम। ठीक है, उस रीजन को हमने जर्म पोर बोल दिया। वहीं पर इंटाइन देखो, इंटाइन जो होता है, इंटाइन जो होता है वो कॉन्टिन्यूस लेयर होता है। इंटाइन जो होता है वो कॉन्टिन्यूस लेयर होता है और किससे बना होता है? पेक्टोसेलुलोज से। एक्जाइन क्या है? एक्जाइन कॉन्टिन्यूस लेयर नहीं है। एक्जाइन में जो स्पोरोपोलिनिन है वो पूरे एक्जाइन में नहीं पाया जाता, कहीं कहीं वो एब्सेंट होता है। और जहाँ जहाँ एक्जाइन एब्सेंट होता है उस रीजन को हमने क्या बोल दिया? जर्म पोर। यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाता। और वहीं पर इंटाइन जो होता है कॉन्टिन्यूस लेयर होता है और किससे बना होता है? सेलुलोज और पेक्टिन से, मतलब पेक्टोसेलुलोज से बना होता है। अगर हम पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म देखें हम, तो जो साइटोप्लाज्म देखते हैं पॉलन ग्रेन का, उसमें
हमको दो सेल देखने को मिलता है। एक बड़ा वाला जो सेल है उसको वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, और जो दूसरा छोटा वाला सेल है उसको जनरेटिव सेल बोलते हैं। तो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही जनरेटिव सेल तैरता रहता है। मतलब वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है और जनरेटिव सेल छोटा होता है। और जनरेटिव सेल का अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो वो स्पिंडल शेप होता है जनरेटिव सेल, ये स्पिंडल शेप होता है जनरेटिव सेल, ठीक। और वेजिटेटिव सेल इरेगुलर होता है वेजिटेटिव सेल, ठीक है। जनरली हम ये देखते हैं कि 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रैंड 2 सेल स्टेज पर एंथर वॉल से बाहर निकलते हैं, मतलब पॉलिनेशन करते हैं। तो 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रैंड जो होता है एंथर से बाहर निकलता है और स्टिग्मा तक पहुंचता है। वो कौन कौन से 2 सेल स्टेज हो गए? वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। और बाकी रिमेनिंग 40% में क्या होता है बेटा? रिमेनिंग 40% में जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमिट बना लेता है। 2 मेल गैमिट तो 3 सेल हो गए। मतलब रिमेनिंग 40% में क्या हो जाएगा? रिमेनिंग 40% में 3 सेल स्टेज पर हो जाता है पॉलिनेशन, जिसमें से कि 2 होते हैं मेल गैमिट और एक होता है वेजिटेटिव सेल, तो याद रखना एंजियोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता है वो 2 सेल स्टेज पर। साइकस में पॉलिनेशन कितने सेल स्टेज पर होता है? 3 सेल स्टेज पर। पाइनस में कितने पर होता है? 4 सेल स्टेज पर, ठीक है। और तुम्हारा इफेड्रा में होता है कितने में? 5 सेल स्टेज पर। इफेड्रा में होता है 5 सेल स्टेज पर, 5 सेल स्टेज। और स्लेजनेला में होता है 13 सेल स्टेज पर। स्लेजनेला जो है इसमें 13 सेल स्टेज पर पॉलिनेशन होता है, 13 सेल स्टेज पर पॉलिनेशन होता है। तो याद रखना एंजियोस्पर्म में 60% एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज पर होगा, 40% एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन 3 सेल स्टेज पर होगा। जो 60% एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें जो 2 सेल होते हैं उनको हम जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। और रिमेनिंग 40% में जो 3 सेल होते हैं उसमें से 2 मेल गैमिट होता है, एक वेजिटेटिव सेल होता है। साइकस में पॉलिनेशन 3 सेल स्टेज पर होगा, पाइनस में पॉलिनेशन 4 सेल स्टेज पर होगा, इफेड्रा में पॉलिनेशन 5 सेल स्टेज पर होगा, स्लेजनेला में पॉलिनेशन 13 सेल स्टेज पर होता है। पॉलन ग्रेन्स के नुकसान भी हैं और कुछ फायदे भी हैं। पॉलन ग्रेन जो होता है सीवियर एलर्जी भी काज करता है। पॉलन ग्रेन से सीवियर एलर्जी और ब्रांकियल इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी हमको देखने को मिलते हैं, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब पॉलन एलर्जी के कारण होता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन के फायदे भी हैं। लोग पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन के फॉर्म में भी लेते हैं, खास तौर से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लोग इसको पॉलन टैबलेट के फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। वो माना ये जाता है कि जो पॉलन टैबलेट होते हैं वो स्टेमिना बढ़ा देते हैं, एथलीट्स की, रेस हॉर्सेस की स्टेमिना बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं, ऐसा क्लेम किया जाता है कि पॉलन टैबलेट्स तुम खाओगे तो एथलीट जो होंगे उनकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी, जो रेस हॉर्सेस होंगे उनकी भी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाती है। अब देखो पॉलन ग्रेन तो मान लो एंथर से बाहर निकल गया, लेकिन कब तक उसकी वाइबिलिटी रहेगी, कब तक वो फंक्शनल रहेगा, ये डिपेंड करता है। जो पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी होती है वो 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है, ठीक है। वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इन 2 फैक्टर्स पर वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन डिपेंड करता है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन डिपेंड करता है। The period for which pollen grains remain viable is highly variable and it depends on temperature and humidity. कुछ सीरियल्स में क्या होते हैं, कुछ अनाज वाले में क्या होते हैं कि पॉलन ग्रेन निकलने के बाद, मतलब एंथर से बाहर निकलने के बाद आधे घंटे तक अगर स्टिग्मा पे नहीं पहुँचे तो उनकी वाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है, मतलब उनकी इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी भी फैमिली है, जैसे LSR याद कर सकते हो, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी और रोजेसी, इसमें वाइबिलिटी महीनों तक बनी रहती है। मतलब अगर पॉलन ग्रेन एंथर से निकला है तो महीनों तक वाइबल रहता है, ठीक है। किस फैमिली में? लेगुमिनेसिस, रोजेसी और सोलेनेसिस को हम LSR से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। पॉलन ग्रेन को हम जैसे सीड बैंक में हम सीड को स्टोर करते हैं, उसी तरीके से हम पॉलन ग्रेन को पॉलन बैंक में स्टोर कर सकते हैं। मतलब लिक्विड नाइट्रोजन
196 -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम पॉलन ग्रेन को रख कर स्टोर कर सकते हैं और उस पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी सालों साल बनी रहती है। तो लिखा गया इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। सच स्टोर्ड पॉलन कैन बी यूज्ड एज पॉलन बैंक। और उस जो स्टोर किया गया पॉलन है उसको हम पॉलन बैंक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सीड बैंक होता है वैसा ही पॉलन बैंक भी होता है। तो पॉलन ग्रेन को स्टोर किस में करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं। किस टेम्परेचर पे करते हैं? -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। अब देखो पिस्टिल या मेगास्पोरेंजियम की बात कर रहे हैं। तो जो मेगास्पोरेंजियम होता है ये ओव्यूल को बोलते हैं, या इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम जो होता है उसको ओव्यूल बोलते हैं। नीट 2013 में सवाल पूछा गया था कि ये बताओ, नीट 2013 में सवाल पूछा गया था कि ये बताओ मेगास्पोरेंजियम किसके इक्विवेलेंट हैं, और 4 ऑप्शन दे दिया गया था। तो मेगास्पोरेंजियम बेटा ओव्यूल के इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन जो ओव्यूल की होती है वो क्या होती है? इंटीगुमेंटेड, मतलब मेगास्पोरेंजियम जो है उसमें इंटीगुमेंट भी हो। इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया को बोलते हैं ओव्यूल। इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया इज कॉल्ड ओव्यूल। अब देखो यदि हम गाइनोसियम की बात कर रहे हैं तो गाइनोसियम जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है? गाइनोसियम है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? एंड्रोसियम है। तो गाइनोसियम में क्या होता है कि पिस्टिल की संख्या एक हो सकती है। अगर एक है तो कहेंगे मोनोकार्पेलरी, एक से ज़्यादा है तो कहेंगे मल्टी कार्पेलरी। अगर वो पिस्टिल आपस में क्या है? फ्यूज हैं। अगर वो पिस्टिल आपस में फ्यूज हैं, अगर वो आपस में क्या हैं? फ्यूज हैं, तो कहेंगे उसको सिनकार्पस, ठीक है। अगर वो पिस्टिल क्या है? फ्री है तो कहेंगे एपोकार्पस, ठीक। तो पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, हर पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं। ये सब फिगर बनाए हम, तो ये आपका स्टिग्मा कहलाएगा, ये स्टाइल कहलाएगा, और ओवरी। तो हर पिस्टिल के 3 पार्ट होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। हर पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक। स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा के ऊपर ही आप कह सकते हो कि पॉलन ग्रेन आकर गिरता है। स्टिग्मा इसलिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है पॉलन ग्रेन के लिए। और स्टाइल जो होता है ये इलांगेटेड होता है। स्टाइल जो होता है ये इलांगेटेड सिलेंडर पार्ट होता है स्टिग्मा के नीचे। और जो सबसे नीचे का उभरा हुआ हिस्सा है, बेसल पार्ट है पिस्टिल का, उसको हम बोल देते हैं बेसल पार्ट, बल्ज पार्ट ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड ओवरी, उसे हम ओवरी बोलते हैं। और ओवरी का अगर हम स्ट्रक्चर एक बार फिर से देखें तो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। देखो ओवरी का मैं बना रहा हूँ डायग्राम। जैसे बेटा ये हमारा ओवरी है मान लो, है ना, ये हमारा ओवरी है। तो ओवरी में एक उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। रुको थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। देखो ये मान लो हमारा ओवरी है, ये उठा हुआ स्ट्रक्चर जो है कहलाएगा प्लेसेंटा, और इससे निकलता है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर या स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, को कहते हैं फ्यूनिकल। अब इसी फ्यूनिकल से जुड़ा हो जाता है ओव्यूल, है ना, इसी फ्यूनिकल से जुड़ जाता है ओव्यूल। और इसी तरीके से और भी ओव्यूल पाए जाते हैं ओवरी के अंदर, या ओव्यूल की संख्या एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। और अंदर जो कैविटी दिख रही है इसको हम लॉक्यूल बोलते हैं या ओवेरियन कैविटी बोलते हैं, ठीक है। और एक टर्म आपने सुना होगा प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन का मतलब क्या होता है? प्लेसेंटेशन का मतलब क्या होता है? तो प्लेसेंटेशन का मतलब बेटा होता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड ओवरी। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल का अरेंजमेंट है उसी को बोलते हैं प्लेसेंटेशन। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन, ठीक। अब ऊपर देखो कई तरह के प्लेसेंटेशन हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़े थे। अब देखो ये फिगर दिए गए हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों मिलकर के क्या बना लिए बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको कहते हैं पिस्टिल। अगर
वो पिस्टल फ्यूज हुए तो कहेंगे सिनकार्पस, अगर फ्री हैं तो कहेंगे एपोकार्पस। ठीक है, ये देखो ओव्यूल का एक स्ट्रक्चर दिया गया है, और ये जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर बुक में दिया हुआ है वो है एनाट्रोपस ओव्यूल। तो ये एनाट्रोपस ओव्यूल जानना, ये मोस्ट कॉमन ओव्यूल होता है। एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है ये मोस्ट कॉमन है ओव्यूल है, ये मोस्ट कॉमन ओव्यूल है, ठीक, एंजियोस्पर्म में। और एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है बेटा, इसमें जो कर्वेचर होता है 180 डिग्री का कर्वेचर होता है एनाट्रोपस ओव्यूल में। ठीक है, 180 डिग्री का कर्वेचर होगा एनाट्रोपस ओव्यूल में, और कर्वेचर कितना होगा 180 डिग्री का, और मोस्ट कॉमन होता है। ठीक, प्लेसेंटा से भी मैंने फिगर बताया कि प्लेसेंटा से स्टार्क निकलता है जिसको बोलते हैं फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल से जुड़ा हो जाता है ओव्यूल। तो ओव्यूल की संख्या एक हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है। तो ओव्यूल क्या है बेटा, ओव्यूल इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम बट इंटीग्मेंटेड मेगास्पोरेंजिया इज कॉल्ड ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल जो होता है स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लेसेंटा से जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ स्टार्क, उसको बोलते हैं फ्यूनिकल, उसको बोलते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, फ्यूनिकल बोला जाता है उसको, उसको बोलते हैं फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल। हाइलम क्या है, बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन अ रीजन कॉल्ड हाइलम। मतलब हाइलम एक तरीके से फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का जंक्शन है। मतलब अगर फिगर में ड्रॉ करूं, अगर एनाट्रोपस ओव्यूल में बनाता हूं तो देखो, जैसे कि ये हमारा ओव्यूल है एनाट्रोपस, ये इंटीग्मेंट है ना, ये इंटीग्मेंट है। तो ये हमारा देखो, ये जो है स्टॉक कहेंगे, इसको कहेंगे फ्यूनिकल, और ये तुम्हारा ओव्यूल है, ये हमारा ओव्यूल है। तो फ्यूनिकल जो है ओव्यूल से जाके जुड़ गया ना, कहाँ जुड़ा, यहाँ पे जुड़ा, तो इसको बोल देते हैं हाइलम। ये कहलाता है हाइलम, ये कहलाता है हाइलम। तो हाइलम क्या है, हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल। फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का जंक्शन है। ठीक है, अब देखो एक्चुअली कोई भी ओव्यूल देखोगे तो जैसे ये मान लो हमारा ओव्यूल है, ठीक, ये हमारा मान लो हमारा ओव्यूल है, तो ओव्यूल इंटीग्मेंट के द्वारा कवरिंग होती है ओव्यूल की, और ओव्यूल के अंदर मास ऑफ सेल भरे हुए होते हैं, उनको बोल देते हैं न्यूसेलस, उसको बोल देते हैं न्यूसेलस। अब इंटीग्मेंट जहाँ पर एब्सेंट है उस रीजन को बोल देते हैं माइक्रोपाइल, उसको बोल देते हैं माइक्रोपाइल, और माइक्रोपाइल का अपोजिट वाला रीजन कहलाता है चलाजा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये हमारा अगर ओव्यूल है तो ये हमारा क्या हो गया माइक्रोपाइल, ये क्या हो गया चलाजा, और इसके अंदर जो मास ऑफ सेल भरा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं न्यूसेलस। ठीक, तो सेल ऑफ न्यूसेलस, जो न्यूसेलस का सेल होता है, सेल ऑफ न्यूसेलस मतलब जो न्यूसेलस का सेल होता है उसमें अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल पाए जाते हैं, और न्यूसेलस के अंदर ही, न्यूसेलस के अंदर ही एम्ब्रोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट मिलता है ना। न्यूसेलस के अंदर ही क्या पाया जाता है, एम्ब्रोसेक, या उसी को हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक, फीमेल गैमेटोफाइट। अब नेक्स्ट बेटा हम लोग देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस, जैसे हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था वैसा ही है मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो मेगास्पोरोजेनेसिस बेटा हम लोग अगली क्लास से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ाई करेंगे।